जेठानी का शासन। रामपुर के एक छोटे गांव में सुशीला अपने परिवार के साथ रहती है। वो अपने घर के सभी सदस्यों को आपस में अच्छे से जोड़कर रखती है। वो लोग बहुत अच्छी और खुशी से रह रहे थे। तभी एक दिन उसकी बड़ी बहू और छोटी बहू किचन में जब काम कर रही थी। सोनी, तूने रोटी सब्जी बना ली हो तो मैं आज सबके लिए हलवा बनाना चाहती हूँ। दीदी, बस मुझे और 10 मिनट दे दीजिए, उसके बाद आप हलवा बना लेना। ओहो सोनी, जल्दी हाथ चलाया करना। वैसे भी किचन इतना छोटा है कि एक साथ 2 लोग इसमें काम नहीं कर सकते। ऊपर से तू एक काम में ही घंटों लगा देती। ऐसा होने लगा तो बना चुकी तुम आज का खाना। अभी तो इनके सामने रोटी बनाना शुरू किया था। खैर, जेठानी है तो अकड़ तो दिखाएंगी। कोई नहीं, अपना टाइम भी आएगा। जी जी दीदी, बस हो गया। हाँ लो दीदी, मेरा काम हो गया। आप अब अपना हलवा बना लो आराम से। अब पूरे मोहल्ले के लिए बना लो हाँ हलवा। विमला गर्मी में पसीने में भीगते हुए हलवा बनाती है और बाद में जिठानी और देवरानी मिलकर पूरे परिवार को खाना खिलाती है। लेकिन रात में विमला कमल से घर बदलने के लिए कहती है। सुनो ना, मुझे लगता है अब हम लोगों को ये घर बदल देना चाहिए और एक बड़ा घर लेकर उसमें रहना चाहिए। अब तो आप भी अच्छा कमा रहे हैं तो बड़े से घर में रहते हैं ना। क्यों भाई, अचानक तुमको क्या हो गया? इस घर में क्या दिक्कत है? और ऐसे घर लेना कोई खिलौने लेना जितना आसान नहीं है। आप लोग तो सुबह ऑफिस चले जाते हो, हम लोग उस छोटे से किचन में कैसे काम करते हैं आपको क्या पता। अब तो बड़ा घर चाहिए ही, बहुत हो गया इस छोटे से घर में रहना। वैसे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और पैसे कहीं इन्वेस्ट करना भी ना ज़रूरी होता है। ठीक कह रही हो तुम। वैसे भी मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। अब हम लोग नया घर ले सकते हैं। मैं कल ही माँ से बात करके देखता हूँ वो क्या कहती है। थैंक यू जी, ये हुई ना बात। अब हम अपने घर में रहेंगे। कमल अगले दिन सुशीला से बात करता है। अरे तू ये क्या कह रहा है? अभी क्या ज़रूरत है नया घर की? इस घर को क्या हुआ है भला? इस घर में तुम सबके बचपन की यादें हैं और तू चाहता है कि मैं इस घर को छोड़ दूँ? लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो। अरे मैं किसी की कोई बात नहीं सुनने वाली। ये घर छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। माँ जी, आपको रहना है इस घर में तो रहो, लेकिन ये तो नया घर लेंगे ही लेंगे। और अगर आप नहीं गए तो हम दोनों ही नए घर में चले जाएंगे। अब आप सोच लो क्या करना है। अरे बहू, इस उम्र में बेटे से अलग कहाँ रहेंगे हम? ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। हम सब तुम्हारे साथ नए घर में चलेंगे बस। ये हुई ना बात। कमल अच्छा घर देखने में लग जाता है और कुछ दिन बाद ही एक अच्छा बंगला खरीदकर फैमिली के साथ उसमें शिफ्ट हो जाता है। माँ जी, आपने देखा ये बंगला हमारे उस पुराने घर से कितना बड़ा है। अब हम सब इसमें मज़े से रहेंगे। अब मैं भी कह पाऊँगी कि ये मेरा अपना घर है। हाँ दीदी, इसका किचन भी ना बहुत बड़ा है। अब हम लोग एक साथ खाना बना पाएंगे। जगह ही जगह है यहाँ तो। एक साथ? अब तो तू खाना बनाएगी सोनी, क्योंकि मैं तेरी जेठानी हूँ और तेरे होते हुए मुझे काम करने की क्या ज़रूरत। अब तो तू ही पूरा काम देख किचन का। मैं तो अब अपने घर को सजाने में बिज़ी रहूँगी। लेकिन दीदी, मैं अकेले कैसे करूँगी? थोड़ी मदद आप भी करा देना। ओहो, देखो तो ज़रा, कल की आई देवरानी मुझे ऑर्डर दे रही है। भूल मत, तेरी जेठानी हूँ मैं। जो मैं कहूँगी अब इस घर में वही होगा, क्योंकि अब ये घर मेरा है। मेरा मतलब वो नहीं था दीदी, आप गलत समझ रही हैं। अगर मैं गलत भी हूँ ना तो तुझसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं खुद इतनी काबिल हूँ। अब ना ज़्यादा बहस मत कर, खाना बना। सोनी समझती थी कि विमला मजाक कर रही है और उसको हाँ हाँ करते हुए किचन में जाकर काम करने लगती है। ये घर मेरे पति के पैसों से लिया गया है तो मैं क्यों काम करूं? मैं इस घर में अपने हिसाब से रहूंगी और इस घर में अब मेरी ही चलेगी और अब मैं सबको अपनी उंगली पे नचाऊंगी। तभी सुशीला बहुत सारे कपड़े लेकर सोनी के पास जाती है। बहू, ये लो मेरे कुछ कपड़े, इन्हें धो देना और अच्छे से धोना हाँ इस बार। ठीक है माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। बहू, सबसे पहले इन कपड़ों को ही धो वरना सूखेंगे नहीं। जी माँ जी, बस जा ही रही हूँ, बाकी काम बाद में करूँगी बस। सोनी कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर धोने लगती है। इतने में वहाँ विमला आ जाती है और गुस्से में कहती है, सोनी है ये क्या कर रही है? जो काम मैंने तुझे कहा वो तुझसे हुआ नहीं और यहाँ टाइम पास कर रही है। मुझे पता था कि तू कामचोर है, लेकिन आज देख भी लिया। अरे दीदी, माँ जी ने मुझसे कपड़े धोने को कहा तो मैं बस वही कर रही थी। ये भी तो काम ही है, इसमें टाइम पास कैसा? किसी न किसी को तो ये काम करना ही था तो मैंने कर दिया। हाँ, ये बड़ा मुझे बताने वाली।
यह सबसे आसान काम है, इसलिए तू ये कर रही है। दीदी इसमें क्या आसान है, कपड़े तो ऐसे ही धोए जाते हैं ना। हाँ तो तू कपड़े हाथ से धो ना। ये इतनी महंगी वॉशिंग मशीन है, तुझे चलानी भी आती है? खराब कर देगी तो कौन ठीक करवाएगा इसे? वैसे भी देवर जी तो इतना कमाते नहीं जो इसे ठीक करवा पाएंगे। अब देखते हैं कपड़े धोना कितना आसान है। मशीन में कपड़े धोने के लिए तो बाकी काम छोड़कर चली आई। अब तू इन कपड़ों को हाथ से धोएगी। लेकिन दीदी कपड़े बहुत ज़्यादा है, हाथ से धोने में टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर मैं आपका काम कैसे करूँगी। देखा, आ गई ना लाइन पे। हाँ, तुम मेरे काम की चिंता मत कर, वो भी तुझे ही करना है। पहले तू ये कपड़े धो ले जल्दी जल्दी, फिर आ जाइयो मेरे पास। हाथ जल्दी चला, ज़बान नहीं। विमला सोनी को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है और सोनी समझ जाती है कि विमला को कमल के पैसों का घमंड हो गया है। वो रोते हुए चली जाती है और सारे कपड़े हाथ से धोती है। एक दिन मोनिका विमला से अपने एडमिशन की बात करने आती है। भाभी, मुझे नए कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है। आप भैया से मेरे एडमिशन की बात कर लेना, वरना सीटें फुल हो जाएंगी। अरे मोनिका, तुम साइंस से एडमिशन लेकर क्या करोगी? तुम्हें ना आर्ट से एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि वो कम पैसों में हो जाएगा। और वैसे भी पढ़ाई पूरी होने के बाद तुमको शादी करके ससुराली तो जाना है ना, है? तो साइंस लेकर इतना पैसा क्यों बर्बाद करना? अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो बताओ। रहने दो भाभी, मैं खुद भैया से बात कर लूँगी। मोनिका वहाँ से किचन में चली जाती है। बढ़िया आई साइंस में एडमिशन लेने वाली। मैं अपने पति का मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अभी देखती हूँ मेरे होते हुए ये साइंस में एडमिशन लेती कैसे हैं। इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। मोनिका किचन में रोते हुए सारी बात सोनी को बताती है। फिर वो दोनों सुशीला के पास जाते हैं। अरे, आज तुम दोनों ननद भाभी मिलकर मेरे पास आई हो, क्या बात है? सब ठीक है ना? मम्मी ये बताओ, क्या ये घर सिर्फ बड़ी भाभी का ही है? वो हर बात का फैसला क्यों करती हैं? नहीं मोनिका, ये घर हम सबका है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बात क्या है, बताओ मुझे। माँ जी, मैंने आपको बताया नहीं, पर जब से विमला दीदी इस बंगले में आई है, हमेशा हर चीज़ में रोक टोक करती हैं और ऐसे दिखाती है जैसे हम सब उनकी कमाई खा रहे हैं। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मोनिका को साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि साइंस स्ट्रीम लेने से मोनिका बस उनके पैसे बर्बाद कर रही है। हाय राम, ये तुम क्या कह रही हो बहू? विमला ऐसी नहीं है, वो तो बहुत समझदार है और घर को चलाना अच्छे से जानती है। वैसे भी उसका पति ज़्यादा कमाता है तो वो थोड़ा हक जमाती है बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मोनिका या तुम्हारे बारे में गलत सोचती है। नहीं मम्मी, बड़ी भाभी घर को नहीं, हम सब पर हुक्म चलाना अच्छे से जानती है। आपने खुद देखा होगा कि इस घर में कोई भी फैसला होता है, चाहे घर से बाहर का या घर का, केवल बड़ी भाभी की ही बात मानी जाती है और किसी की नहीं। ऐसा क्यों है? क्या हमारी राय ज़रूरी नहीं है? माँ जी, मुझे लगता है कि विमला दीदी को पैसों का घमंड आ गया है और ये हमारे परिवार की एकता के लिए सही नहीं है। मैं छोटी बहू हूँ इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन घर के बड़े आप और बाबूजी हैं, तो घर पर आपका और बाबूजी का राज चलना चाहिए। अभी आप और बाबूजी घर के बड़े हो तो घर के फैसले आपको ही लेने चाहिए। तुम दोनों चिंता मत करो, ये घर मेरा है और इस पर मेरा ही राज चलेगा और मेरे जीते जी मैं इस परिवार को टूटने नहीं दूंगी। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया जो समय रहते मुझे ये सब कुछ बता दिया। अब मैं तुम्हारे बाबूजी से बात करके जल्दी ही सब ठीक कर दूंगी और विमला को उसकी गलती का एहसास भी करवा दूंगी। अगले दिन सुबह सोनी अपने मायके जाने के लिए सुशीला से कहती है, माँ जी बहुत दिन हो गए हैं, तो मेरा मन है कि मायके चली जाऊँ। वैसे भी यहाँ दीदी है घर संभालने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, चली जाओ, इसमें इतना क्या सोचना भला। आराम से आना। हाँ बेटा। ये सब विमला भी सुन रही थी। वो भागते हुए सोनी के पास आती है। सोनी, तुम अपने मायके नहीं जा सकती। अगर तुम चली गई तो इस घर का काम कौन करेगा? और अभी कुछ दिन पहले भी तो तुम गई थी ना। ऐसे बार बार जाना थोड़ी ना अच्छा लगता है। अब तुम ससुराल वाली हो तो कुछ सोच समझ कर बोला करो। काम कौन करेगा? तुम करोगी विमला, और कौन करेगा? सोनी, तुम अपने मायके जा सकती हो, मेरी परमिशन है तुमको। और विमला, तुम कब से सबको बताने लगी कि कौन कब जाएगा कब नहीं? अरे माँ जी, आप ये ऐसे बात क्यों कर रही हैं? क्यों विमला? जब तुम अपने छोटों से चिल्लाकर बात करती हो तो मैं भी तुमसे वैसे ही बात करूंगी ना। और ये मेरा घर है,
इस घर का हर फैसला मैं लूंगी, तुम नहीं, समझी? तुम अपना हुक्म चलाना बंद करो। अभी इस घर में मैं बड़ी हूँ। विमला सुशीला से कुछ नहीं कहती, चुपचाप वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। ये अचानक माँ जी को क्या हो गया? पहले तो कभी उन्होंने मुझसे ऐसे बात नहीं की। लगता है ज़रूर कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। दूसरी तरफ आज विमला की अकल ठिकाने आ गई होगी। बहुत हुक्म चलाती है। अब मैं बताती हूँ कि हुक्म कैसे चलाया जाता है। आई बड़ी हुक्म चलाने वाली। अगले दिन शाम को खाना खाते हुए रवि और कमल आपस में बात कर रहे थे। हाँ बोलो रवि, क्या पूछना था तुमको? भैया, एक कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप बताओ ना, इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? रवि, तुम थोड़ा कंपनी के बारे में रिसर्च कर लो, उसके बाद मुझे बताना, तब तक मैं भी पता कर लूँगा। अरे देवर जी, तुम बिंदास होकर इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। मेरी दोस्त के पति ने भी इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। मेरी बात मानोगे ना तो पैसों में खेलोगे। सोच लो देवर जी। बहू, तुम चुप रहो। तुमको कुछ पता भी है? मैंने इस कंपनी के बारे में पता किया है। पिछले 5 साल से घाटे में जा रही है और तुम रवि को उसमें इन्वेस्ट करवा कर उसका पैसा डुबाना चाहती हो। तुम कभी कुछ रिसर्च करती हो या बस जो मुंह में आए बोल देती हो? घर तक तो ठीक है, लेकिन बिजनेस के मामले में टांग मत अड़ाना। जिस चीज़ के बारे में पता नहीं उसका ज्ञान मत दिया करो। सॉरी बाबूजी, मुझे जो पता था मैंने बस वही बताया। और आप मुझसे ये कैसे बात कर रहे हैं? इससे पहले तो आपने कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं की। मैं इस घर का सबसे बड़ा हूँ और मैं ऐसे ही बात करूँगा। और तुम तो मुझे सिखाओ ही मत कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए। ये घर मेरा है तो मेरी मर्जी मैं कैसे भी बात करूँ। विमला को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर सब उससे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। कुछ दिन बाद दिन में सब खाने के लिए बैठे थे और सोनी मायके से वापस आ चुकी थी। वो सबको खाना परोसती है। सोनी, ये तुमने क्या बनाया है? तुमको पता नहीं कि आज के दिन दाल बनती है और तुमने इतनी मसालेदार सब्जी बनाई? तुम्हारा ध्यान ना काम में है ही नहीं। लगता है मायके छोड़कर आई हो। सोनी को सब्जी बनाने के लिए मैंने कहा था, और यह जरूरी नहीं कि खाने के दिन के हिसाब से मेनू बनाया जाए। जब मेरा जो मन होगा इस घर में अब वही बनेगा। पर माँ जी, ये तो मैंने बहुत पहले ही तय कर दिया था कि किस दिन कौन सा खाना बनेगा। उससे ना आसानी हो जाती है काम करने में। तुम होती कौन हो ये तय करने वाली? बहुत दिन से देख रही हूँ, जब से तुम इस बंगले में आई हो सबको हुक्म देकर अपना राज चलाने लगी हो। तुम्हारे पति के पैसे से ये बंगला लिया गया है और वो इस घर में सबसे ज्यादा कमाता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि इस घर पर तुम्हारा राज चलेगा, समझी? तुम्हारा पति होने से पहले वो मेरा बेटा है। अरे लेकिन माँ जी। कमल मेरा बेटा है। इसके पापा ने और मैंने मिलकर उसको इतना काबिल बनाया जहां पर आज वो है, समझी? और इस घर में सबको अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार है और हर फैसले में सबकी राय ली जाएगी, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा तुम्हारे बाबूजी का ही रहेगा। ये सब सुनकर विमला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुशीला से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। आज मुझे समझ में आ गया कि आप और बाबूजी मुझसे पिछले कुछ दिनों से नाराज़ क्यों थे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे अपने गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हूँ। इस घर में हमेशा आपका और बाबूजी का फैसला ही माना जाएगा। देखो बहू, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन सिर्फ ये समझना कि तुम्हारे पति के पैसे से घर चल रहा है, ये सोचकर अपनी मनमानी करने लगना और छोटों की बेइज्जती करना तो गलत बात है। इसलिए आगे से कभी भी ऐसा मत करना। मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि घर में सबकी अपनी एक पहचान होती है। सिर्फ घर के एक सदस्य से परिवार नहीं बनता, बल्कि घर के सभी सदस्यों को मिलाकर एक परिवार बनता है। मैं समझ गई माँ जी, आगे से कभी कोई गलती नहीं करूँगी और आप सबसे अपने किए के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मोनिका और सोनी, तुम लोग भी मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम लोगों के साथ भी बहुत गलत किया है। माँ, अब तो मैं साइंस स्ट्रीम में एडमिशन ले सकती हूँ ना? हाँ बेटा, तुझे जो पढ़ना है पढ़ ले, कोई नहीं रोकेगा तुझे। जी माँ जी। और मोनिका, तुम साइंस स्ट्रीम से पढ़ना चाहती हो ना? मैं खुद तुम्हारा एडमिशन साइंस में करवाऊँगी। मेरी एक ही तो प्यारी ननद है, उसके मन की भी तो होनी चाहिए ना। थैंक यू सो मच भाभी। अब विमला अपने परिवार के साथ मिलकर खुशी से रहने लगती है। ये देखकर सोनी और सुशीला बहुत खुश होते हैं
और राम प्रसाद अब अपनी दोनों बहुओं की खूब तारीफ करते हैं। महक की शादी रोहन से होती है। रोहन माँ बाप का इकलौता बेटा होता है, लेकिन फिर किसी कारण से रोहन की मौत हो जाती है। बेटा महक, तेरे आगे इतनी बड़ी जिंदगी है, फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी। तू कोई काम कर ले। मैं तो कहती हूँ रोहन के ऑफिस में ही बात कर ले, शायद तेरे लिए कोई काम निकल आए। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कैसे बात करूं, किससे बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो क्या नाम था रोहन का जो दोस्त हुआ करता था, पहले तो बड़ा आता था हमारे घर। राकेश की बात कर रहे हैं? पर वो तो रोहन के बाद से कभी आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ है वो। आया था, एक नहीं कई बार आया था, लेकिन मैंने बाहर से ही भेज दिया। घर के अंदर झांकता रहता था, मुझे ठीक नहीं लगा। अरे आपको तो पता नहीं क्या ठीक लगता है और क्या नहीं। उसका नंबर है मेरे पास, मैं आज ही फोन करती हूँ। सास राकेश को फोन लगाती है और शाम को घर आने का न्योता दे देती है। अरे आंटी, ओहो भाग्य हमारे कि आपने घर बुलाया। मैं तो कई बार आया, लास्ट टाइम तो अंकल से मुलाकात भी हो गई थी। हाँ, वो हम लोगों को निकलना था ना कहीं उस वक्त। अरे छोड़ो ना बेटा, बोलो क्या लोगे? आपकी बहू। क्या बकवास कर रहे हो राकेश? अरे मेरा मतलब ये है कि आपकी बहू कहाँ है? भाभी जी के हाथ की चाय की बस एक प्याली मिल जाती तो। महक चाय लेकर आती है, लेकिन वो जैसे ही राकेश की ओर देखती है, उसे राकेश पसंद नहीं आता। वो अंदर जाने को होती है कि अरे भाभी जी कहाँ जा रही हैं? बैठिए तो सबके साथ। जी नहीं, बच्चों को खाना खिला रही हूँ, आप माँ जी से बात करें ना। अंदर जाने के बाद सास कहती है, अरे बेटा राकेश, वो क्या है ना, वैसे तो तेरे अंकल जी की पेंशन आती है, साथ ही ऊपर 2 मंजिल मकान से किराया भी, तो हम लोगों का तो अच्छा चल जाता है। लेकिन महक, उनकी चिंता आप न करें आंटी, आदेश दें बस आप तो। देखो भाग्यवान, रहने दो, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। अरे क्या मैनेज हो जाएगा अंकल, हमें भी बता दें। आप चुप रहिए जी। अब वो क्या है ना राकेश, तुझे तो पता है कि रोहन के 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा बहुत है। हम ये चाह रहे थे कि रोहन के ऑफिस में महक को भी अगर कोई काम मिल जाता तो। क्यों नहीं आंटी जी, मैं हूं ना, मैं बात कर लेता हूँ। वैसे तो आप हाँ ही समझिए। महक भाभी को बोल देना कि कल तैयार रहें मेरे साथ ऑफिस चलने के लिए। मैं मालिकों से मिलवा दूंगा उन्हें। महक अंदर से सब सुन रही थी। अच्छा आंटी जी, तो चलता हूँ, कल आ जाऊंगा। अच्छा भाभी जी, तैयार रहिएगा कल। राकेश तो चला जाता है, लेकिन ससुर सास पर बरस पड़ते हैं। मुझे ये आदमी एक पैसे का पसंद नहीं है। तुम इसे बोल दो कि हमें कहीं नहीं करवानी बहू से कोई नौकरी। अरे क्यों नहीं करवानी? सारा पैसा मैं इसके बच्चे और इसी पर उड़ा दूंगी, तो मेरी बेटी को क्या दूंगी? जरूरत क्या है तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पैसे की? अरे वो तो पहले ही बड़े पैसे वाले घर की बहू है। अपनी बहू की सोचो जो अब तुम्हारी बेटी जैसी है। बच्चे रोहन की आखिरी निशानी है। अरे अपना भाषण अपने पास रखो। सारा दिन घर पर बैठी रोटियां तोड़ेगी, तो काम करे ना कुछ बाहर जाकर। बहू सब सुन रही होती है। वो अगली सुबह बिना मन के तैयार तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही राकेश आता है, क्या बात है भाभी जी, रेडी हैं? तो फिर चले डेट पर, मतलब इंटरव्यू पर। महक सामने आती है कि सामने ससुर जी खड़े होते हैं। हाँ महक बेटा, आओ चलते हैं, मैं भी चल रहा हूँ। ससुर को तैयार देखकर राकेश का चेहरा बन जाता है। अंकल जी, आप परेशान हो जाएंगे। अरे रहने दीजिए ना, धूप भी बहुत है। वैसे भी स्कूटर में तो 2 लोग ही बैठ सकते हैं ना। तो तुम चलो, मैं बहू के साथ अपनी कार से आ जाता हूँ। महक ससुर जी को देखकर खुश हो जाती है, उसे शांति हो जाती है। वो लोग रोहन के ऑफिस जाते हैं, जहाँ बॉस कहते हैं, नमस्ते अंकल। नमस्ते महक, कैसे हैं आप लोग? रोहन का सुनकर बहुत दुख हुआ अंकल। वैसे कैसे आना हुआ? बेटा, क्या हमारी बहू के लिए तुम्हारी ऑफिस में कोई काम मिल सकता है?
हमने राकेश से इसी सिलसिले में तुमसे बात करने को कहा था। उसी के कहने पर हम दोनों तुमसे मिलने आए हैं। राकेश ने तो कोई बात नहीं की। ऊपर से उसने तो आज की छुट्टी ले रखी है, ऑफिस में नहीं आया। बोल रहा था जरूरी काम से जाना है। महक और ससुर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वैसे महक, क्या किया है आपने? I mean, इंग्लिश कैसी है आपकी? महक बॉस से अपनी पढ़ाई लिखाई और क्वालिफिकेशन के बारे में सब कुछ बताती है। ग्रेट, आपके लिए काम तो है लेकिन ऑफिस में नहीं। सर, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं फील्ड में काम नहीं कर सकती हूँ। मतलब वो काम घर से करना है, घर से रहकर बच्चे भी देखें और घर भी देखें, लेकिन हाँ, काम जरूर से करें। वो काम डाटा एंट्री का है, तो जब भी वक्त मिले काम करें, और इसके हम आपको अच्छे पैसे भी देंगे। महक बॉस की बात सुनकर खुश हो जाती है, उन्हें थैंक्स बोलकर घर आ जाती है। किसके साथ भेज रही थी तुम महक को? अरे वो कमीना, उसने तो ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, बात भी नहीं की थी उसने बॉस से बहू के काम के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं साथ में चला गया। हाँ, ठीक है, नौकरी मिल गई ना, इतना ही काफी है। समय बीतता है और एक दिन फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। घर पर कोई नहीं था। महक दरवाजा खोलती है, देखती है तो सामने है राकेश। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, घर पर कोई नहीं है, आप कल आइएगा। अरे कैसी बात कर रही हैं भाभी जी, हम तो आपकी मदद के लिए आए हैं। वो क्या है ना, अंकल जी का फोन आया था कि आपको किसी मदद की जरूरत है। महक को आश्चर्य होता है कि उसके ससुर ने राकेश को फोन क्यों किया। वो ससुर जी को फोन करती है लेकिन फोन नहीं लगता। नहीं, हम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। अच्छा, एक कप चाय तो पिला दीजिए। महक चाय लेकर आती है। चाय पीने के बाद, रोहन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसने मुझसे कहा था कि वो रहे ना रहे, उसके घर वालों का, खास करके आपका ख्याल मुझे ही रखना है। तो मैं कल फिर आऊंगा भाभी जी। नहीं, माता पिताजी है नहीं, वो 4-5 दिन बाद आएंगे। आप उन लोगों के आने के बाद ही आइएगा। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। अरे छोड़िए ना भाभी जी, लोगों का तो काम है कहना। मेरा मतलब है वो तो बोलते ही रहेंगे। आता हूँ मैं कल। महक को अब गुस्सा आ जाता है। हमेशा शांत और मधुर बोलने वाली महक पहली बार जिंदगी में फैसला लेती है, और फैसला होता है राकेश को सबक सिखाने का। बड़े बेशर्म हैं आप। किसने कहा आपको कि आप आए? अरे भैया, साफ साफ बोला ना कि नहीं जरूरत है किसी की मदद की। मैं अकेले सक्षम हूँ अपना घर संभालने के लिए। आज आखिरी बार बोल रही हूँ, इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो देख लेना, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी। निकलो यहाँ से, या धक्के मार कर निकालूं। पुलिस का नाम सुनते ही राकेश वहां से 9-2-11 हो जाता है, और महक को अपने फैसले पर गर्व होता है।